हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइस। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम जो है दिसंबर 2019 का राजनीतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र डिस्कस करेंगे। तो ये जो है पार्ट 1 है और इसमें हम 20 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके के जो है हम और भी सीरीज लेकर आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक करना है, इसमें कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और इसमें हम आपको सिर्फ इतना ये नहीं बताने वाले हैं कि ये इसका उत्तर क्यों होगा, बल्कि हम ये भी बताने वाले हैं कि ये जो है उत्तर क्यों नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट है कि हमारा जो है एक ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम का। इसकी जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, तो आप जो है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ यूजीसी नेट की तैयारी करने के लिए आपको जो भी मटेरियल चाहिए होगा वो भी आपको मिल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। राष्ट्र एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, बिल्कुल सही है। राज्य एक विधिक संकल्पना है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रवाद राष्ट्र की विशेषता है, बिल्कुल सही है। फिर राष्ट्र एवं राज्य सह विस्तारित कोटर्मिनस है, यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसमें पूरा है कि राष्ट्र और राज्य दो पृथक इकाइयां हैं। राज्य एक विधिक और राजनीतिक क्या है, संकल्पना है, जबकि राष्ट्र एक सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। या फिर जो है राज्य जो है यह सदैव आंतरिक मामलों में सर्वशक्तिमान और बाह्य मामलों में स्वतंत्र होता है। राष्ट्र क्या है, लोगों का वह समूह है जिसमें विशेषता, भाषा, रीति रिवाज, सामान्य सम्यता के कारण आपस में बंधे होते हैं। कोई राष्ट्र राज्य तब बन जाता है जब वह संप्रभुता संपन्न हो जाता है। ठीक है, फिर है आपका अगला प्रश्न कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसके आधार पर मूल्यांकन का अध्ययन करते हैं। तो जब हम ये जो है हमने आपको एग्जाम से पहले ही पढ़ाया था और उसमें हमने आर्टिकल यानी अनुच्छेद 149 के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था, जिसमें भारत के नियंत्रण एवं यानी कैग के जो है ड्यूटीज और पावर्स के बारे में बताया था। और हमने आपको बताया था कि यह जो है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पहले ही बताया था। तो ये क्वेश्चन आया था, तो स्वयं की पहल पे बिल्कुल सही, वित्तीय समिति के अनुरोध पर सही, व्यवस्थापिका के निर्देश पर सही, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, व्यवस्थापिका के निर्देश से क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर राज्य जो है कोई भी ऐसा लॉ बना रही, कोई भी कानून बना रही है, कोई लेजिस्लेशन दे रही है कि जो है कैग को जो है पावर को बढ़ाया जाएगा या फिर उनको जो है क्या करना होगा, किसी और तरीके से मूल्यांकन करना है, तो वो कर सकते हैं। तो इसलिए आपका उत्तर क्या होगा, डी। ठीक है, तो ये हमने आपको जो है पढ़ाया था और उसमें हमने आपको सब कुछ बताया था। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। फिर है आपका निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से किसका उल्लेख रूजवेल्ट ने नहीं किया था। रूजवेल्ट कौन थे, वो थे अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक है, वाक स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता। तो क्या हुआ था, जो दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो उसकी वजह से बहुत सारे जो मानव अधिकार हैं, ठीक है, उसमें उनका क्या हुआ था, शोषण हुआ था। तो इसके बाद से ना दूसरे विश्व युद्ध के बाद से यह डिसाइड किया गया कि हम जो है मानव अधिकार को क्या करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो उसमें जो है सबसे पहले मानव अधिकार पद का सर्वप्रथम प्रयोग उक्त घोषणा में रूजवेल्ट ने ही किया था। रूजवेल्ट ने अपनी घोषणा में 4 स्वतंत्रताओं पर बल दिया था। एक है विचार और अभिव्यक्ति, फिर है धर्म और विश्वास, अभाव यानी गरीबी से मुक्ति तथा भय से स्वतंत्रता। ठीक है, तो 4 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया था रूजवेल्ट ने। फिर आपका अगला है कि आगमनात्मक विधि के अंगीकार किए जाने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से 2 विकल्प सही हैं। तो इसमें देखिए किस तरीके से करना था। आपको ये पता है कि प्लेटो तो बिल्कुल नहीं थे, तो ए को आप हटा दीजिए, ये गया, ये गया, ये गया, आपका आंसर क्या बचा, बी और डी। तो अगर आपको थॉमस एक्विनास का नहीं भी पता था या फिर थॉमस हॉब्स का नहीं भी पता था, तब भी आप जो है इसको बहुत आसानी से कर सकते थे। अगला है कि निर्णय निर्माण सिद्धांत को क्रमवार व्यवस्थित करें। तो ये बहुत ही ज्यादा सरल था। इसमें देखिए किस तरीके से आप कर सकते थे। आप इमेजिन कर लीजिए, सपोज आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना था। ठीक है, जब आपने यूजीसी नेट का एग्जाम दे दिया तो इसमें आप मतलब देना है, सोच लिया आपने। अब जब आप देने जा रहे हैं तब आपको पता चला आपके पास तो सामग्री ही नहीं है, मतलब ना तो कोई बुक है, ना तो आपको पता है कहाँ से पढ़ना है। तो आप पहले क्या करेंगे,
समस्या की पहचान करेंगे कि हमारी समस्या क्या है, फिर उसके लिए खोज करेंगे, फिर विकल्प की परिभाषा ढूंढेंगे, फिर विकल्प का चयन करेंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर क्या हुआ आपका? डी, BADC। तो निर्णय निर्माण सिद्धांत के क्रमवार चरण निम्नलिखित हैं। बिल्कुल ऐसे डिसाइड कर लीजिए, यूजीसी नेट का एग्जाम है तो आपका बिल्कुल हो जाएगा। उद्देश्य क्या है आपका? यूजीसी नेट। समस्या की व्याख्या क्या है आपके पास? पढ़ने के लिए पता नहीं है कहाँ से पढ़ें। समस्या का विश्लेषण करना है किस तरीके से, फिर वैकल्पिक समाधानों का विकास करना है, फिर उस विकल्पों में से छंटनी करना है, फिर सर्वश्रेष्ठ विकास का चयन करना है। अगला प्रश्न है कि प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया। बिल्कुल सही। उसका आदर्श राज्य केवल एक विचार था, ना कि वास्तविकता। ये भी हमने आपको एग्जाम से पहले ही पढ़ाया था और हमने आपको बताया था कि प्लेटो से संबंधित हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। फिर है वह नारीवाद नहीं था। तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वह एक नारीवाद थे। प्लेटो जो है वो क्या बोलते थे कि महिलाओं को भी उतना ही अधिकार है जितना कि पुरुषों को है, वो भी एक काबिल है। यानी जो फिलोसफर किंग की इनकी वो थी, उसमें एक महिला भी फिलोसफर किंग बन सकती थी, बशर्ते वो जितने भी उनके चरण हैं वो उनको पास कर ले। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लेटो मतलब नारीवाद क्या होता है। एरिस्टोटल नारीवाद थे? वो नहीं थे। उनका क्या मानना था कि महिलाओं को चार दीवारी के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि वो जो है घर को बहुत अच्छे से संभालती हैं। अब जो प्लेटो है, नारीवाद का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, बहुत सारे ऑथर्स ने दिया, लेकिन जो बेसिक प्रीमाइस होता है वो क्या होता है कि जो महिला है और पुरुष है, ठीक है, यानी मेल और फीमेल, उनको जो है क्या मिले? इक्वल राइट मिले। तो जो भी इक्वल राइट की बात करता है, जो भी समान अधिकारों को बात करता है, वो नारीवाद है। तो यानी अगर आप भी सोचते हैं कि पुरुषों को और महिलाओं को समान अधिकार होना चाहिए, तो आप भी एक नारीवाद है। फिर है हमारा अगला प्रश्न कि वितरणात्मक न्याय मुख्यतः समान या संपदा के वितरण से संबंधित है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा अरस्तु ने कहा था। तो अरस्तु ने तर्क दिया है कि वितरण न्याय के अंतर्गत पद, प्रतिष्ठा और धन संपदा का वितरण अंक गणितीय यानी अरिथमेटिक प्रोपोर्शन से नहीं होना चाहिए, बल्कि रेखा गणितीय अनुपात से होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिसकी जितनी क्षमता है उसको वैसा ही क्या मिलना चाहिए? रिवॉर्ड यानी डिजर्ट मिलना चाहिए, वैसा ही फल मिलना चाहिए। अब इसका एक उदाहरण क्या होगा? सपोज आप एक छात्र हैं, ठीक है, एक आपको पढ़ाने वाले आपके कॉलेज में प्रोफेसर हैं। अब जो है जो स्टेट है उनको सैलरी देनी है, सपोज आपको भी स्कॉलरशिप चाहिए, तो क्या प्रोफेसर को जितना मिलेगा उतना ही छात्र को भी मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्रोफेसर है उसकी क्षमता क्या है? ज़्यादा है, तो इनकी सैलरी ज़्यादा होगी और आपकी स्कॉलरशिप क्या होगी? कम होगी। तो इस तरीके से जो है मतलब छात्र का जो भी सैलरी होगा वो कम होगा। तो इस तरीके से क्या होगा? उत्तर मतलब आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जिसका जितना वो क्वालिफिकेशन है उसको उसी हिसाब से क्या मिलना चाहिए? फल मिलना चाहिए। फिर है आपका अगला प्रश्न कि इसमें मिलान करना है। मार्क्स का विश्वबंधन सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एलियनेशन, विश्वबंधन एवं विषयीकरण, विश्वबंधन का समकालीन सिद्धांत, एक आयामी व्यक्ति, विकसित औद्योगिक समाज का विचारधारा पर अध्ययन। तो इसमें जो है जो पहला है वो किसमें आया था? इकोनॉमी एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। तो ये आपका गया, ये भी गया, बचा क्या? सी और डी। फिर है विश्वबंधन एवं विषयीकरण, तो ये आपका आया था जॉर्ज लूकस इधर। तो इसका उत्तर क्या है आपका? ये। फिर विश्वबंधन का समकालीन सिद्धांत, ये हुआ था आपका एरिक फ्रोम से, और फिर था एक आयामी व्यक्ति, हर्बर्ट मार्केस ने। अब इसमें देखिए, इसमें भी मिलान करना है कि दो या दो अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय किसमें होना चाहिए? फिर है आपका कतिपय मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण, जिला न्यायाधीशों की मुक्ति, उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक व्यय। तो अगर आपको पता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा किस में आता है? ये आता है अनुच्छेद 231 में। तो ये का अगर तीसरा हुआ तो आपका ये गया, ये गया। फिर आपका कतिपय मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण, ये आपका आता है अनुच्छेद 228 में। तो आपका उत्तर क्या होगा?
ए। आइए देख लेते हैं किसमें क्या है। तो अनुच्छेद 231 क्या बोलता है कि संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए किसी संघ के एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करना। फिर अनुच्छेद 233 में क्या है कि किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल एवं ऐसे राज्य से संबंधित अधिकारित का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करेंगे। ठीक है। फिर अनुच्छेद 228 में क्या है कि अगर कोई न्यायालय है वहां से क्या करना है, मामले को अपने पास मंगवाना है, तो अनुच्छेद 228। और अनुच्छेद 229 में क्या है कि उनका क्या सैलरी होगा, उनका वेतन क्या होगा, वहां पे काम करने वाले लोगों का वेतन क्या होगा, ये आपका अनुच्छेद 229 में आता है। फिर है आपका अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से 2 अभिकथन सही हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो भारत का प्रस्तावना यानी उद्देशिका है वो आपको शब्द जो है उसके एक एक याद होने चाहिए। तो आइए देखते हैं कि न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता। तो ये सही है, ये सही है। हैसियत की तो कहीं बात ही नहीं की गई है। फिर है व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान, आश्वासन देते हुए भाईचारा, आश्वासन नहीं देते ये भी गलत है। तो उत्तर क्या हुआ आपका, ए और बी। तो एक बार देख लेते हैं। और जो है हमने प्रस्तावना यानी प्रियम्बल पढ़ाया हुआ है, तो उसको भी अगर आप देखना है तो आप जो है एक बार डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, क्योंकि जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठिता और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर है आपका अगला प्रश्न कि निर्वाचन आयुक्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सही है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। उन्हें उन्हीं आधारों पर अपने पद से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। इसमें जो है आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, ये क्या होता है, जो मुख्य आपके निर्वाचन आयुक्त हैं उनको किस तरीके से हटाया जाता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। फिर है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुतियों को आधार पे ही उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, यह सही है। फिर 65 वर्ष तक की आयु के होते हैं या फिर जो भी पहले है उनका कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है, तो ये भी सही है। तो उत्तर क्या हो गया आपका, ए, सी और डी। तो यहाँ पर अनुच्छेद 324(5) में ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं। फिर है अर्थशास्त्र को निम्नलिखित में से किस रूप में माना जाता है। आप सभी को पता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, कौटिल्य ने लिखी थी। और अगर आपको पता है कि अर्थशास्त्र में क्या क्या आता है, अर्थशास्त्र में राज्य की भी बात की गई थी, राज्य व्यवस्था की बात की गई थी, राज्य में राजा को कौन सी नीतियों को जो है फॉलो करना है उसकी बात की गई थी। तो अगर आपको इस बुक के बारे में पता होता तब भी आपको इस चीज से बता सकते थे कि इस बुक का जो अगला नाम होगा वो क्या होगा, नीति शास्त्र, या इसको किस रूप से जाना जाता है, नीति शास्त्र के रूप से जाना जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न, तो इसमें जो है आपका एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, पुस्तक नेशन एवं नेशनलिज्म के लेखक कौन थे। तो इसका है अर्नेस्ट गैलेनर। ठीक है, तो नेशन एवं नेशनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन थे, अर्नेस्ट गैलेनर। और इनकी यह पुस्तक 1983 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और उनकी पहली पुस्तक का क्या नाम था, वर्ड्स एंड थिंग्स, 1959 में। तो ये भी जो है आप डेट याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपको क्रमानुसार लगाने को बोल सकते हैं। फिर है आपका अगला प्रश्न, पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय। तो उस टाइम पे क्या था, ये न्यूज में चल रहा था, बहुत बार न्यूज में आया था। तो अगर आपने करंट अफेयर्स फॉलो किया था तो उससे जो है आपका प्रश्न हो जाता है कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, 15 होते हैं। तो अगर आपको सिर्फ ये पता हो ना तो बाकी सारे सब कुछ चले जाते हैं, फिर आपका क्या आ जाता है, उत्तर बी। तो आप देख लीजिएगा इसको। फिर हमारा अगला प्रश्न कि नीचे 2 अभिकथन दिए गए हैं जिनमें से एक को
अभिकथन ए एवं दूसरों को तर्क आर कहा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, बिल्कुल सही। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है, बिल्कुल सही। दोनों ही सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी संघ कब बनता है और किस लिए बनता है, इसका आपस में कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से रीजन नहीं हुआ। तो इसमें आप देख लीजिएगा कि इसका जो है 24 अक्टूबर 1945 में इसके घोषणा पत्र क्या हो गया था, प्रभावी हो गया था। फिर अगला है कि निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो बेन एवं आर एस पीटर का सोशल प्रिंसिपल एंड डेमोक्रेटिक स्टेटस, जॉन रॉस का थियोरी ऑफ जस्टिस, सुसन मॉलिकेशन का जस्टिस, जेंडर एवं फैमिली, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले आपका क्या आया था, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट आया था, उसके बाद से बेन और आर एस पीटर की सोशल प्रिंसिपल एंड डेमोक्रेटिक स्टेटस आया था, फिर जॉन रॉस की थियोरी ऑफ जस्टिस आई थी, और लास्ट में क्या आया था, यानी DABC। ये तो आपका ऑप्शन भी नहीं है, जबकि होना यही चाहिए था। तो आई थिंक ये वाला जो है ऑब्जेक्शनेबल होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि अपनी प्रसिद्ध कृति सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, जनरल विल में, ये 1762 में आई थी। जॉन रॉस का क्या आया था, 1971 में आया था। उसके बाद से एस 1959 में आई थी, यानी 1762 के बाद 1959, फिर जॉन रॉस, और उसके बाद से लास्ट में 1989। ये आपका ऑब्जेक्शनेबल था। फिर है आपका अगला प्रश्न कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त की गई है। तो ये भी हमने आपको एग्जाम से पहले ही राष्ट्रपति को जब पढ़ाया था, तभी हमने आपको अनुच्छेद 123 के बारे में बताया था, और बताया था कि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जो है आपका पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल 123 पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो एक तरीके से अध्यादेश जारी करते हैं, जबकि कोई भी सेशन क्या होता है अगर मोशन में नहीं होता है। ठीक है, फिर आपका अगला कि निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। जलियांवाला बाग नरसंहार, हंटर समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण, चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, शायद ये ऑप्शन आ नहीं पाया है। तो अगर आपको इसमें पता हो तो सबसे पहले जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 1919 में। फिर इसी के बाद क्या हुआ था, हंटर समिति का रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण हुआ था 1920 में। फिर चौरी चौरा कांड आपका हुआ था 1922 में, और स्वराज पार्टी की स्थापना क्या हुई थी, जनवरी 1923 में। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा आपका, A, B, D और C। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग, फिर 1920 में हंटर समिति का रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण, 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले को चौरी चौरा नमक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी थी। फिर 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। फिर आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से दो कथन कश्मीर को लेकर भारत पाक संबंधों के बारे में सही है। तो पहला है कि सुरक्षा परिषद ने वर्ष 1948 में पहली बार जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की, ये बिल्कुल गलत है, 1971 में किया था। तो ए तो गलत हो गया। अगर ए गलत हुआ तो आपका उत्तर क्या आया, सी और डी। तो ये भी गलत हुआ, फिर ये सही है और ये भी सही है। समझौता एक्सप्रेस अटैक 18 फरवरी 2007 और 1971 में पहली बार डिस्कस किया गया था। फिर आपका अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से दो अभिकथन विकास के अधिकार के संबंध में सही हैं। विकास के अधिकार की घोषणा पत्र को वर्ष 1986 में साधारण सभा में अंगीकार किया गया था, बिल्कुल सही। यह अनंत संक्रांत मानव अधिकार है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा आपका। फिर इसे 1993 वियना घोषणा एवं कार्य योजना में कोई जगह नहीं मिली थी, बिल्कुल गलत है, ये मिली थी। फिर वर्ष 1990 में मानव अधिकारों के आयोग ने इसके कार्यक्रम की निगरानी हेतु एक कार्य समूह की स्थापना की थी, ये भी गलत है। तो उत्तर क्या हो गया आपका, बी का ए और बी। तो आई होप आपको ये पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और जरूर सब्सक्राइब कर दें।
ठीक है, और इसका PDF आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर धन्यवाद।